जी कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 5 है। आज का लेक्चर हमारा एक तरह से प्रैक्टिस सेशन है। हमने प्रीवियस हमारे जो लेक्चर्स हुए हैं 4 लेक्चर्स, उनमें जितने भी कंसेप्ट्स हमने सीखे हैं उनकी क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। कंसेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं, ठीक है। उसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये भी आपको बता दिया, आपको होम असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन भी दे दिए थे। लेकिन डेफिनेटली जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे अटेम्प्ट तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी, इसीलिए उस होम असाइनमेंट को हम क्लास में भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप अपने सोल्यूशन के साथ कंपेयर कर लें, जहां भी कोई प्रॉब्लम हो वो आप डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन, ये था शायद लेक्चर 3 में। A company has issued 7% preferred stock। लेक्चर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 था, यही है ना? हाँ जी, चलिए क्वेश्चन अपने सामने रखें। नहीं क्वेश्चन तो सामने बोर्ड की तरफ देखिए, यहाँ पे भी क्वेश्चन डिस्प्ले किया गया। पहले इसको डिस्कस कर लेते, लेकिन कंप्लीट करवा रहा हूँ ना, पहले बताया था। A company has issued 7% प्रेफर्ड शेयर। अब जल्दी से मुझे बताइए जाइए, 7% का मतलब क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड, जो कि फिक्स रहेगा जब तक ये शेयर्स आउटस्टैंडिंग रहेंगे। ऑफ ₹100 फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या है? जो कि शेयर या डिबेंचर्स के ऊपर प्रिंटेड होती है, ठीक है। जब जो परसेंटेज अप्लाई करनी होती है, चाहे रेट की परसेंटेज हो चाहे डिविडेंड की परसेंटेज, वो इस फेस वैल्यू पे अप्लाई करते हैं। फेस वैल्यू और चीज है, मार्केट वैल्यू और चीज है। फेस वैल्यू तो वो है ना जो उस शेयर या डिबेंचर के ऊपर प्रिंटेड है। मार्केट वैल्यू वो है जो उसकी करंट इस वक्त प्राइस जिस पे वो सेल परचेज हो रहा है या जिस पे हम उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। दिस प्रेफरेंस शेयर विल बी रिडीम्ड एट पार। रिडीम्ड का क्या मतलब क्या है? जब रिटर्न होंगे, यानी जब इस शेयर या डिबेंचर की जितनी भी लाइफ है, अगर ये 3 साल के लिए इशू किया गया, 4 साल के लिए या 5 साल के लिए, तो 3 साल या 4 साल या 5 साल के एंड पे, ठीक है, जब ये रिटर्न होगा तो उस वक्त 3 ऑप्शंस होती हैं। या तो जो फेस वैल्यू होगी उसी पे रिटर्न होगा, जिसे कहते हैं रिडीम्ड एट पार, या उस फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू 100 की बजाय 120 पे होगा, उसे कहते हैं रिडीम्ड एट प्रीमियम, या उससे कम पे होगा जिसे कहते हैं रिडीम्ड एट डिस्काउंट। कह रहा है ये वाला जो शेयर है ये रिडीम होगा एट पार, ठीक है, यानी 100 रुपीज फेस वैल्यू है तो वापसी भी 100 रुपीज पे होगी। आफ्टर 4 years मार्केट वैल्यू ऑफ दिस प्रेफरेंस शेयर इज ₹96.25। आज के दिन में इसकी मार्केट वैल्यू शेयर की क्या है? 96.25। कह रहा है कैलकुलेट कास्ट ऑफ प्रेफर्ड शेयर। सबसे पहले हमने डिसीजन करना है ये शेयर का केस है कि डिबेंचर का केस है, ठीक है। शेयर का केस है, ये क्यों डिसीजन करना भला कि शेयर का केस है डिबेंचर का? टेस्ट का इंपैक्ट देखने के लिए। अगर ये डिबेंचर का केस होता तो जो हर साल इंटरेस्ट मिल रहा होता उस पे टैक्स की एडजस्टमेंट हम करते। ये चूंकि इंटरेस्ट का नहीं, शेयर का केस है, डिविडेंड का केस है, इस पे टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो पहला अहम डिसीजन जो आपने करना होता है कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए, वो ये कि शेयर का केस है या डिबेंचर का केस है। ये हो गया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट डिसीजन करना है आपने वो ये कि रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल है। रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल, दोनों का फार्मूला डिफरेंट आपको पता है। यस सर। ठीक है, किसका फार्मूला आसान है, रिडीमेबल का कि इरिडीमेबल का? इरिडीमेबल का आसान है। उसमें तो सिंपल जो एनुअल पेमेंट होगी जो भी डिवाइड कर देंगे मार्केट वैल्यू के साथ, ठीक है। जबकि इरिडीमेबल का थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है। ये रिडीमेबल में थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये रिडीमेबल का केस है और ध्यान में रखिएगा रिडीम्ड एट पार। अब इसकी कॉस्ट किसके इक्वल होती है? कोई भी रिडीमेबल सिक्योरिटी हो उसकी कॉस्ट किसके इक्वल होती है? उसकी आईआरआर के। तो इसका मतलब है अब हमने इसकी आईआरआर कैलकुलेट करनी है। आईआरआर कैलकुलेट करने के आपको टोटल मैंने 3 तरीके बताए थे। सबसे आसान तरीका क्या है? कंप्यूटर के जरिए या फाइनेंशियल कैलकुलेटर के जरिए से, जिसके थ्रू आप जिसको आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आपने सिंपल कैलकुलेटर, रेगुलर कैलकुलेटर के थ्रू आईआरआर कैलकुलेट करनी है। रेगुलर कैलकुलेटर के थ्रू आईआरआर कैलकुलेट करने के क्या स्टेप्स हैं? स्टेप्स बताइए क्या है आईआरआर कैलकुलेट करनी है। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट एनपीवी एट लोअर रेट। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट एनपीवी एट हायर रेट। और फिर उसके बाद
इंटरपोलेशन का फार्मूला लगा लेंगे। ये 3 बड़े स्टेप्स हैं आईआरआर को कैलकुलेट करने के लिए। कैलकुलेट एनपीवी एट लोअर रेट, कैलकुलेट एनपीवी एट हायर रेट, और फिर फार्मूला। अब हम आपके सामने इन तीनों स्टेप्स के जरिए से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एनपीवी कैलकुलेट करनी है लो रेट पे। अब लो रेट आप कोई भी एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी अपनी क्वेश्चन में उसने नहीं दिया, आप कुछ भी एस्टिमेट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में 5% से कम और 20% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं जाता होता नॉर्मली। इसीलिए आपने जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो कोशिश करनी है इसी रेंज के अंदर आप एस्टिमेशन करें। बहरहाल ये चूंकि आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू है, ये ऊंच नीच हो जाए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई मुझे आप बता दीजिए, क्या आप पहले ये बताइए, क्या जो सॉल्यूशन में गिवन परसेंटेजेस है उन्हीं के थ्रू कैलकुलेशन करवाऊं या कि डिफरेंट? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है सेम परसेंटेज यूज करनी चाहिए? कितनों का ख्याल है डिफरेंट परसेंटेजेस यूज करनी? डिफरेंट वाले ज्यादा है। चलिए, आपने कहा डिफरेंट परसेंट, कोई भी परसेंटेज बताइए कौन सी यूज करें? जी जी, 5%। पहले हम 5% से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो अब हमने एनपीवी कैलकुलेट करनी है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर वो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने को कहता ना, तो हमारा फार्मूला में एक ए ये चीज होती, बी ये चीज होती, और सी वाली चीज नहीं होती। ठीक है, इनिशियल मार्केट वैल्यू को हम लेस नहीं कर रहे होते। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दे तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू बन जाती है। लेकिन जब आप इनिशियल मार्केट वैल्यू जो है उस एसेट की, उस सिक्योरिटी की, उसको लेस करते हैं तो फिर वो नेट प्रेजेंट वैल्यू बनती है। ये ध्यान में रखिएगा, कुछ स्टूडेंट प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू को मिक्स कर देते हैं। ये फर्क समझ आ गया आपको? चलिए, अब हमने कैलकुलेशन करनी है नेट प्रेजेंट वैल्यू की। फार्मूला आर, सबसे पहले एनविटी। एनविटी जो अमाउंट होगी वो क्या होगी मुझे बताइए। यहां पे है 7% और फेस वैल्यू क्या है 100। 7% ऑफ 100 क्या आया 7। क्या इस पे हमें टैक्स डिडक्शन अलाउ होगी, टैक्स सेविंग होगी? नहीं, इस पे टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। ठीक है, तो एनविटी हमारी आ गई 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई। अब ये आपने लो रेट मुझे क्या बताया था 5%। 5% 1.05 पावर 4 कहां से पता चला? 4 ईयर उसने बताया हुआ है हमें। ठीक है, 4 ईयर ये उसने हमें बताया हुआ है। ये हमारा n प्लस ये सॉरी डिवाइडेड बाय, ऑल डिवाइडेड बाय 0.5 सॉरी 0.05 0.05। ये हमारी एनविटी की वैल्यू हो गई। प्लस मैच्योरिटी वैल्यू क्या है? मैच्योरिटी वैल्यू क्या है? जब 4 साल गुजर जाएंगे उस वक्त इस चीज के कितने पैसे मिलेंगे हमें? वो कितने हैं? वो रिडीम्ड एट 4 साल के बाद कितने में रिटर्न होगा? एट पार। एट पार का मतलब 100 रुपीज। इसका मतलब है जब 4 साल गुजर जाएंगे तो इसके कितने पैसे इस शेयर के मिलेंगे? 100 रुपए, 100 रुपीज। तो इसकी मैच्योरिटी वैल्यू क्या हुई? 100 रुपीज। अगर ये रिडीम्ड एट प्रीमियम होता तो इसकी मैच्योरिटी वैल्यू 100 से ज्यादा होती। अगर डिस्काउंट होता तो 100 से कम। तो यहां पे हमने मैच्योरिटी वैल्यू क्या रखनी है? 100 डिवाइडेड बाय 1.05 पावर 4 और माइनस इनिशियल मार्केट वैल्यू। आज के दिन की मार्केट वैल्यू क्या है? 96.25। जी, ये कैलकुलेशन समझ आती है? जरा इसको फिर कैलकुलेट कीजिए। 1 माइनस 1 ओवर 1 10.84। नहीं, ये टोटल नहीं, मुझे अलग कीजिए। टोटल ना, सिर्फ एनविटी की क्या वैल्यू है? एनविटी की वैल्यू
एक मिनट है, एक नहीं जिससे पूछूंगा बताए जी मेरे भाई। 24.82 प्लस मेच्योरिटी वैल्यू क्या है 82.27 माइनस इनिशियल मार्केट वैल्यू 96.25, ये तो है वही आगे, इज इक्वल टू, अब बताइए कितनी वैल्यू बनी 10.84। ये आप पॉजिटिव के नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपकी आ गई एनपीवी एट लो रेट। यहां तक क्लियर जी। अब बताइए दूसरा हायर रेट, हायर रेट क्या जूम करूं 15% या 10%, चले 10% कर लेते हैं। अब यहां पे हायर रेट 10% है, तो अब बताइए एनवीटी की वैल्यू तो सेम, ये सारी फिगर सेम रहेंगी स्वाय एक के आई के, क्योंकि हम सिर्फ आई चेंज कर रहे हैं और किसी चीज को चेंज नहीं कर रहे हैं। आर क्या है 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 ओवर 1.10 पावर 4 डिवाइडेड बाय 0.10 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 4 माइनस 96.25। कोई प्रॉब्लम? अब इसको सॉल्व कर ले वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। जी आप बताइए एनवीटी की वैल्यू क्या है 22.19, 68 मेजोरिटी की वैल्यू होगी 68.30 माइनस 96.25 इज इक्वल टू कितना हुआ माइनस 5.76, ये होगी हाई। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिए, नॉर्मली एक फिगर प्लस में होगी एक माइनस में होगी, ठीक है। और आपको एक टिप मैंने बताई हुई है कि अगर एनपीवी पॉजिटिव आ जाए ना तो अगला रेट आपने हायर वैल्यू लेना है, और अगर एनपी नेगेटिव आ जाए कम। लेकिन फर्ज कीजिए किसी केस में अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो जाए, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही नई तीसरी कैलकुलेशन करने की जरूरत है, नहीं। ये दो पॉइंट्स भी अप्रोक्सीमेशन के लिए यूज हो सकते हैं, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, उससे क्वेश्चन गलत नहीं होता। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में डिफरेंस आ जाता है लेकिन क्वेश्चन ठीक रहता है। अब आईआरआर कैलकुलेट करना है, इंटरपोलेट करें। कैसे कैलकुलेट करें? लोअर रेट कितना है हमारा 5% प्लस, अच्छा मैं ना नॉर्मली चूंकि आसान होता है ना तो पहले फर्स्ट फिगर और लास्ट फिगर ये इनपुट कर देता हूं, ये मुझे आसान लगते हैं। मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन रेट्स कितना होगा 10 माइनस 5%। अब ऊपर एनपीवी एट लोअर रेट कितना है एनपीवी एट लोअर रेट प्लस 10.84 और नीचे एनपीवी एट लोअर रेट प्लस 10 साइन जरूर लिखना है 10.84 माइनस 5.76। अब यहां पे मैं दो माइनस लिखने की बजाय, क्योंकि ये भी माइनस है, इसको आपको पता है मैथ में आपने सीखा माइनस माइनस प्लस, तो इसको मैं कर देता हूं प्लस 5.76। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। माइनस की फिगर माइनस होगी तो प्लस होगी, ठीक है। यहां पे भी आप गलती करेंगे, जो गलतियां मैं स्टूडेंट करता था आपके साथ शेयर कर रहा हूं, शायद आप लोग भी ये गलतियां करें कि यहाँ पे प्लस के साथ माइनस लिख दिया कि माइनस हो रही है फिगर, हालांकि जो फिगर माइनस हो रही है वो इटसेल्फ माइनस में है, तो वो प्लस में है। जी कैलकुलेशन होगी, अब कीजिए इसको। अब ये 8.27%, ये है हमारा आईआरआर। 5% नहीं ये वाला 5% इस वाले के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, नहीं, ये पहले सॉल्व करेंगे। आप पहले क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 इसको सॉल्व करेंगे, स्टेप नंबर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप नंबर 3 इसके साथ ऐड करेंगे।
ऐसे नहीं करना कि 5% को इसके साथ ऐड कर दिया और बाद में मल्टीप्लाई किया, ऐसे नहीं करना। पहले इसको मल्टीप्लाई करना है और बाद में ऐड करना। क्लियर हुई है बात? 8.27% आ गया। चलिए, अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा एनालिटिकली चीजें ना एनालिसिस करना, ये ऑप्शनल है। ये अब मैं जो चीज आपको सिखाने जा रहा हूं ऑप्शनल है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन के साथ साथ ना थोड़ा कंसेप्ट भी बिल्ड हो जाए एडिशनली से तो बेहतर है। आप मुझे बता सकते हैं इस कंपनी ने तो 7% के हिसाब से पेमेंट करनी है, लेकिन इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7% से ज्यादा आ रही है, ज्यादा आ रही है। इसका मतलब है इस कंपनी को 7% से कुछ ज्यादा भी पे करना पड़ रहा है। आपको नजर आ रहा है कि कहां पे ज्यादा पे करना पड़ा है? कहां पे? रिडीम्ड एट पार वैल्यू का मतलब तो होता है सेम, हाँ, लेकिन इस वक्त वैल्यू कितनी है? 96.25। इसका मतलब है कंपनी इस वक्त जो सेल कर रही है ना, तो उसे 96 रुपए मिल रहे हैं इस वक्त की वैल्यू, और जब रिडीम होंगे तो उसे 100 रुपए अदा करना पड़ेंगे। इसका मतलब है उसे जब रिटर्न कर रही होगी उसको थोड़े से पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। ये उसका इफेक्ट है कि इसकी एक्चुअल जो कॉस्ट है वो उसकी स्टेटेड 7% से ज्यादा है। ये रीजन है। अगर ये इस वक्त 100 मार्केट वैल्यू होती और रिडीम होता है डिस्काउंट, तो आपकी आईआरआर पे क्या फर्क पड़ता भला? वो डेफिनेटली 7% से कम होती। शाबाश, ठीक है, ये फर्क पड़ता है कि कंपनी को जिस चीज पे फिर ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी ना, उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ये जो 96.25 है ये इस वक्त की वैल्यू, ये इस वक्त वैल्यू, 4 साल के बाद की। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूं इस वक्त 96 मिल रहे हैं, लेकिन 4 साल के बाद 100 रुपया देना पड़ेगा कंपनी को, तो उसे तकरीबन 4 रुपए ज्यादा देने पड़े। तो ये 4 रुपए जो है ना, इसकी वजह से कॉस्ट इसकी बढ़ रही है। अच्छा, अब एक तरीका ये है, ये समझ आ गया आपको? इसमें एन्युटी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कौन सी चीज कैलकुलेट करने? एन्युटी की वैल्यू कैलकुलेट करने एक और तरीका भी है। क्या? हर कैश फ्लो को अलग अलग डिस्काउंट करें। हर कैश फ्लो को अलग अलग, याद रखें वो भी कर सकते हैं। वो किस लिए यूज की करते हैं भला? एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू। इसमें ना तीन तरह के कैश फ्लोज हैं इस, और हर क्वेश्चन में 3 तरह के कैश फ्लोज हुआ करेंगे। एक वो जो एन्युटी है, एक वो जो मेच्योरिटी वैल्यू पे पैसे अदा करने हैं, और एक वो जो आज की मार्केट वैल्यू। ये बिल्कुल ऐसे ही है। इसको आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, फिक्स एसेट्स की एग्जांपल से समझे। फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एक ही बात है। इन्वेस्टमेंट में हम फिक्स एसेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि जब आप कोई फिक्स एसेट्स को खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं और फिर बेच देते हैं, तो 3 तरह के ओवर लाइफ 3 तरह के कैश फ्लोज होते हैं। पहला कैश फ्लो आज के दिन, कितने का आपने एसेट खरीदा, ये आपका आउटफ्लो होता है, इसीलिए नेगेटिव में। फिर इसके बाद प्लस, हर साल आपको इस मशीनरी से जो भी प्रोडक्शन करेंगे उससे कितना फायदा मिलता रहेगा हर साल, ये इनफ्लोज होते हैं, इसीलिए पॉजिटिव है। और ये नॉर्मली सेम रहते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं आगे चल के हम देखेंगे, लेकिन नॉर्मली सेम। ये एन्युटी में यूज होते हैं। और ये जो आप एसेट से फायदा उठाते हैं, इसमें जो कि आपने टैक्स भी देना होता है, तो ये सम ऑफन ये टैक्स एडजस्टमेंट के साथ होते हैं। और फिर एंड में जाके जब आप उस एसेट को बेचते हैं, तो वो उसकी मैच्योरिटी वैल्यू या टर्मिनल वैल्यू होती है। तो हर एसेट की तरह इसमें भी 3 तरह के कैश फ्लोज। इसमें एन्युटी को आप अलग-अलग कैश फ्लो के जरिए से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अब सीख रहे हैं तो हर कैलकुलेशन को सीखते हैं। इसमें कैसे कैलकुलेशन करेंगे? कैश फ्लो एंड ईयर 1 डिवाइडेड बाय, यानी 1 साल बाद जो पैसे आएंगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई पावर 1। दूसरे साल में जो पैसे आएंगे उन्हें 2 दफा डिस्काउंट करना है। तीसरे साल में जो पैसे आएंगे 3 दफा डिस्काउंट करना है। चौथे साल में जो पैसे आएंगे 4 दफा डिस्काउंट, यानी उसकी पावर बढ़ती जाएगी 1 2 3। तो अभी करते हैं चेक। पहले साल में का कैश फ्लो कितना होगा? 7 डिवाइडेड बाय,
अच्छा अब किसी एक के ऊपर कर लेते हैं, या 5% पे या हमने साबित सिर्फ ये करना है कि इस तरीके से भी जो आपकी एनयुटी की वैल्यू है सेम आती है, साबित ये करना है। 7 किस पे करें, 5 पे या 10 पे? 10 पे कर लें। 7 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 1 प्लस सेकेंड ईयर में कितना कैश फ्लो है 7 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 2, थर्ड में कितना है डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 3, फोर्थ में कितना है डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 4, बस खत्म, कैलकुलेट कर लें। नहीं मैंने आपको ये बताया कि ये फार्मूला आप एनविटी के लिए, बाकी अगर आप इसको कंप्लीट एक्सटेंड करना चाहे मैच्योरिटी, अगर आप कहते हैं मैं पूरी एनपीवी ही इसके जरिए कैलकुलेट कर लूं, तो फिर आप इस फार्मूले को आगे भी बढ़ा सकते हैं। ये 100% सेम रहेगा, इसलिए मैंने यहां पे यूज नहीं किया। ठीक है, ये स्टेप 100% सेम रहेगा, फर्क सिर्फ एनविटी में पड़ता है। ये बात समझ आ रही है जो समझाई मैंने? ठीक है, तो ये कितना आया, नहीं टोटल बता दें, 22.19 वही आया, 22.19 जो ये है। कैलकुलेशन करके देख ले, ये भी लादा कैलकुलेट कर दूं, आप कहते हैं तो कर देता हूं ये भी। ठीक है, जो समझाना चाह रहा था समझ आ गए कि वही चीज आप एनविटी के फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वही चीज आप सिंगल कैश फ्लो के जरिए से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ये बात समझ है? अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, उसने कहा सर हमने ना लीज का कोई टॉपिक है उसमें एनविटी का फार्मूला सीखा हुआ है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें ये वाली फिगर ऊपर आ जाती है और ये माइनस में चल, वो असल में डिफरेंट, वो प्रेजेंटेशन का फर्क है फार्मूला एग्जैक्टली यही है, एग्जैक्टली यही, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है, वो ऊपर चला गया। आप उस फार्मूला के साथ कंफर्टेबल है तो वैसे कर ले, 100% करेक्ट है वो। ठीक है, वो यही फार्मूला है, उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी चेंज। ये कैलकुलेशन समझ आई? अब एक चीज मुझे बता सकते हैं जी, कोई क्वेश्चन पूछे? ये जो 7 है ये क्या है, ये आउटफ्लो है कंपनी का। ये नेगेटिव में क्यों नहीं शो हो रहा, इसलिए कि असल में है तो ये आउटफ्लो। हम आईआरआर यूज करते हैं, आपको याद होगा मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का रूल ये है कि पहले आप एसेट खरीदते हैं, बाद में आपको बेनिफिट आते हैं। ठीक है, तो पहला उसका जो हमारा इनिशियल होता है वो नेगेटिव है, और जो बाद में पॉजिटिव आउटफ्लो आ रहे होते हैं। चूंकि यहाँ पे आईआरआर को हम इन्वेस्टमेंट के टॉपिक से निकाल के कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे यूज कर रहे हैं, तो हमने इसकी जो ट्रेडिशन या बेसिक थीम है वो सेम रखा है कि इनिशियल आउटफ्लो, इनिशियल कैश फ्लो जो होगा वो नेगेटिव होगा, और बाकी के जो कैश फ्लोज हैं वो पॉजिटिव होंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये पैसे तो कंपनी से जा रहे हैं, आ थोड़ी रहे हैं, कंपनी से जा रहे हैं, तो ये आउटफ्लो तो नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव बात 100% ठीक है, ऐसे होना भी चाहिए, लेकिन चूंकि आईआरआर की कैलकुलेशन जो है वो इस तरह से बनी है कि पहले आपका जो इनिशियल वैल्यू होती है वो नेगेटिव है, और जो बाकी एन्युटी और मैच्योरिटी वैल्यू वो पॉजिटिव में आते हैं, इसलिए हम उस थीम को फॉलो करते हुए ये यूज करते हैं। लेकिन इससे आपकी कैलकुलेशन पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्यों भला? क्योंकि जो परसेंटेज आनी है वो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो उस तरीके से भी 7 है, उस तरीके से भी 7 है। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको यूज कर लेते हैं, जो इसके कैश फ्लोज की डायरेक्शन है पॉजिटिव के नेगेटिव, वो हम इन्वेस्टमेंट वाली फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक, अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर कैलकुलेशन क्लियर हुई आपको, हाँ अगर आप डिफरेंट रेट यूज करते हैं तो डेसिमल में फर्क, जैसे अगर आप मुझे 15% यहाँ पे लिखवाते हैं, फिर हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं, तो शायद ये रेट थोड़ा सा डिफरेंट होता। ठीक है, डिफरेंट जी, हाँ नहीं 7 में नहीं, ये थोड़ा सा फर्क होता, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं होता कि वो 8 की बजाय 4% पे चला जाता, इतना डिफरेंस नहीं होता। 8.2 है तो शायद 8.1 हो जाता या 8.4 हो जाता। ठीक है, इतना फर्क है। अच्छा मुझे सिर्फ ये बताइए, एनविटी के जरिए से आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं?
और इंडिविजुअल कैश फ्लो को डिस्काउंट करके भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने स्टूडेंट्स को पहला मेथड बेहतर लगा? चल बिल्कुल ठीक है, मुझे भी पहला मेथड बेहतर लगा। लेकिन कोई स्टूडेंट बता सकता है, इनाम दूंगा, कोई स्टूडेंट बता सकता है कि जब पहला मेथड हमारे पास एन्युटी का था प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो अलग अलग कैश फ्लो की क्यों जरूरत पेश हुई? हाँ शाबाश, जो हमारे पास कैश फ्लोज हैं वो डिफरेंट भी हो सकती हैं। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में नॉर्मली डिफरेंट नहीं होगी, लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन की तरफ जाएंगे ना, उस टॉपिक में डिफरेंट होंगी। तो अगर डिफरेंट है तो फिर आपको पता है एनविटी लगाने का एक सिंपल रूल होता है क्या, कि जो वैल्यू है वो सेम रहनी चाहिए ओवर द पीरियड। अगर वो डिफरेंट है फिर एनविटी यूज नहीं हो सकती, फिर हमें इसकी तरफ आना पड़ता है। क्लियर हो गया? जी जी नहीं, ये इशू स्टूडेंट ने भी अभी शेयर किया था। मैंने कल वो टैक्स वाले टीचर से भी पूछा था, उन्होंने भी यही बताया था कि हाँ, कि जो मेच्योरिटी वैल्यू होती है वो टैक्स एडजस्टमेंट नहीं होती उसमें। लेकिन बहरहाल आप, मैंने आपसे कहा था क्लास के बाद आप मुझसे शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं बेहतर तरीके से आपको जवाब दे सकूं। मैंने पूछा था, उन्होंने कहा था उसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी। और ये आपको पॉइंट याद है ना कि जो प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर में फर्क क्या है? जो डिबेंचर है इंटरेस्ट है, इस पे टैक्स की एडजस्टमेंट होगी, और जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं डिविडेंड है, इस पे टैक्स। इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद किसी टॉपिक में किसी जगह पे पढ़ा है कि वो डिविडेंड भी एक्सपेंस या इनकम के तौर पे तो रिकॉर्ड होता है जो कंपनी रिसीव कर रही है। कॉस्ट में नहीं, चले इसको बाद में डिस्कस करेंगे। बहरहाल यहाँ पे जो बता रहा हूं वो आपने उसी तरीके से चलना है। डिविडेंड हमारा टैक्स इंप्लीकेशन नहीं होगी जब डिविडेंड पे कर रहे हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ये अभी जो क्वेश्चन आपने पूछा उसमें एक और रीजन भी हो सकती है कि जो एन्युटी नहीं अप्लाई होगी जब टाइम पीरियड इसका डिफरेंट है जी। अच्छा, क्वेश्चन 2, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी कॉस्ट कैलकुलेट करने हैं। A company has issued 12% preference share of rupees 100 face value. These preference share will be redeemed at a premium of 5% after 4 years. Market value of this preference share is rupees 108.9. अच्छा, मुझे आप एनालिटिकली देख के बताइए, एनालिसिस करके बताइए, प्रीवियस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? नंबर्स को छोड़ के, नंबर्स चेंज हैं, नंबर्स को छोड़ के क्या फर्क है? सिर्फ मैच्योरिटी वैल्यू का फर्क है। यानी इसमें सारी कैलकुलेशन हमारी सेम होगी, लेकिन मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो 5% होगी। इसको भी कर ले, नहीं कर लेते हैं, लगे हाथ तो हो जाएगा। अच्छा, यहां पे क्या फिगर आएगी यार? 12, ठीक है, यहां पे 12 आएगी। इसकी टैक्स की एडजस्टमेंट होगी क्या? नहीं, नहीं, डिविडेंड पे टैक्स एडजस्टमेंट नहीं है। फिर यहाँ पे 5% ही आपने उसने चूंकि नहीं दिया हुआ, हमने अज्यूम करते हैं, हमने 5% ही फर्ज कीजिए कर लिया, ये इसी तरह आ जाएगा -100। अच्छा, ये वैल्यू जो है मैच्योरिटी वैल्यू, ये चेंज होगी, ये क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 105। और जो इस वक्त की प्राइस क्या है? 108.97, 108.97, ठीक है। और कैलकुलेट कर लेंगे, इसका IRR आ जाएगा, सॉरी इसका एनपीवी आ जाएगा। फिर आप 10% पे एनपीवी कैलकुलेट, फिर सारी कैलकुलेशन रिपीट होगी। कोई प्रॉब्लम? अगर आप जी मैच्योरिटी वैल्यू 105 कैसे आई है? स्टूडेंट का क्वेश्चन देखें, फेस वैल्यू कितनी है? 100, तो मैच्योरिटी वैल्यू सूली तौर पे कितनी होनी चाहिए थी? 100। इसी को अगर सामने रखें, लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा है दिस प्रेफरेंस शेयर्स विल बी रिडीम्ड एट प्रीमियम ऑफ 5%, कि जब ये प्रेफरेंस शेयर 4 साल बाद रिटर्न होंगे 5% प्रीमियम पे रिटर्न होंगे। यानी जितनी फेस वैल्यू है उसका 5% ज्यादा पे करना पड़ेगा। फेस वैल्यू है 100 का 5% 5, तो इसका मतलब है जब रिटर्न होगा तो 105 पे कैलकुलेट। तो ये 105 फेस वैल्यू शामिल है इसमें, 100 प्लस 5% प्रीमियम शामिल है, 105। क्लियर? कोई और क्वेश्चन?
देखें वो डिपेंड करता है, इसमें असल में दो फैक्टर्स हैं। एक ये कि इनिशियली मार्केट वैल्यू ज्यादा है, अभी मार्केट वैल्यू ज्यादा है 108 है, और कंपनी को 4 साल बाद जो पे करना है ना वो 105 पे करना है। तो मेरा ख्याल है शायद कंपनी को इसमें कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जब कैलकुलेशन करें ना, थोड़ी सी, क्योंकि कंपनी को बेनिफिट मिल रहा होता है। ठीक है, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ रफ सा आइडिया आपको दे रहा हूं, ठीक है, एग्जैक्ट आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, आपको रफ सा आइडिया कि इंक्रीज हो गया आपका आंसर या डिक्रीज होगा। सम टाइम टैक्स रेट का भी इफेक्ट आता है, जब इंटरेस्ट की तरफ जाएंगे उसमें कॉस्ट मजीद कम हो जाती है। सम टाइम मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं तो नेट ऑफ भी हो रहे होते हैं। आपने सिर्फ रफ सा आइडिया लगाने की कोशिश करनी है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आंसर मेरा तकरीबन इसके इक्वल होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, सिर्फ डायरेक्शन, बाकी कैलकुलेशन करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले या इसको कंप्लीट सॉल्व कर दूं? चलिए, नेक्स्ट है कूपन रेट। कह रहा है कूपन रेट ऑफ, इसको कर लेते हैं, इसको मेरा ख्याल कंप्लीट अटेम्प्ट करते हैं। कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको कहते हैं? डिबेंचर के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स लिखा होता है ना कि कितना पे किया जाए, उसे कहते हैं कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो प्रीवियस क्वेश्चन में 7% था प्रेफर्ड शेयर के केस में। कह रहा है कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कंपनीज इररिडीमेबल बॉन्ड्स। ये तो इररिडीमेबल का केस आ गया, चलिए ये तो आसान है, मैं समझो रिडीमेबल। इररिडीमेबल बॉन्ड इज 6%, फेस वैल्यू ₹100। इसका मतलब है इस पे जो कंपनी ने इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है कैश फ्लो, वो कितने का होगा? 6% ऑफ 106। मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज 103.60। आज की वैल्यू, आज बॉन्ड कितने का बिक रहा है? 103 रुपए 60 पैसे का। अच्छा, मेच्योरिटी वैल्यू नहीं दी हुई, वो चाहिए ही नहीं, जरूरत है क्यों? इरिडीमेबल है, उसकी होगी नहीं मेच्योरिटी वैल्यू, मेच्योरी कभी नहीं होगा, मेच्योरिटी वैल्यू कैसे होगी? टैक्स रेट इज 25%। टैक्स रेट किस लिए दिया है? इसलिए कि जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा इस पे हमें टैक्स सेविंग होगी, एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से हमें टैक्स कम पे करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ इस पे जो एन्युटी की वैल्यू है, अमाउंट है, वो 6 नहीं है, वो क्या है? टैक्स रेट के बाद 6 इंटू 1 माइनस 0.25 जो क्या होगी? 4.5। यानी इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, इरिडीमेबल का फार्मूला क्या है? कॉस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट माइनस इंटू इंटरेस्ट पेमेंट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है? 6 इंटू 1 माइनस 0.25 डिवाइडेड मार्केट वैल्यू 103.6। कितना आया कल? 4.3%। आंसर मैच करता है। चले, कैलकुलेशन तो हमारी सही हो गई, थोड़ा कंसेप्ट भी डिस्कस कर लें। भाई ये कंपनी दे तो 6% रही है, दे तो 6% रही है, लेकिन इसकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 6% से कम है। किस वजह से? टैक्स बेनिफिट की वजह से। क्लियर? हाँ जी, मार्केट वैल्यू भी इंपैक्ट होते हैं, लेकिन अब मैं मार्केट वैल्यू पे ज्यादा नहीं आपको, क्योंकि रिडीमेबल है, सो कंपैरिजन नहीं करवाना चाहता। क्लियर हो गई ये बात? आगे चलें। इरिडीमेबल डिबेंचर होते क्या? रिडीमेबल का मतलब जो रिटर्नेबल है आफ्टर 2, 3, 4, 5, 10 ईयर्स, जो 10 साल के बाद रिटर्न हो जाएंगे, वो होते हैं इरिडीमेबल। इरिडीमेबल होते हैं जो कभी भी रिटर्न नहीं होंगे।
हाँ ये लोन है, हो क्या तो आपके ख्याल में ऐसा नहीं हो सकता कि लोन कभी भी रिटर्नेबल ना? शेयर्स होते हैं, शेयर्स ये इरिडीमेबल होते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो जिस तरह शेयर इरिडीमेबल हो सकते हैं उसी तरह डिबेंचर भी इरिडीमेबल हो सकते हैं। ये सर में कंपनी की लाइफ टाइम में रिटर्न नहीं हो सकते, लेकिन जब कंपनी वाइंड अप में जाएगी खत्म, फिर उस वक्त रिटर्नेबल होते हैं, लेकिन कहते हैं इनको इरिडीमेबल है। क्वेश्चन 4, ए कंपनी हैज इश्यूड 12% बॉन्ड्स। 12% का मतलब क्या है? रेट ऑफ रिटर्न। और बॉन्ड किसे कहते हैं? डिबेंचर का, डिबेंचर का अल्टरनेट नेम है बॉन्ड। फेस वैल्यू 100 that are due to be redeemed at a premium of 5% in 4 years time। ठीक है, जो प्रीमियम पे डिस्काउंट हो 4 years टाइम। टैक्स रेट इज 20% एंड द पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 8%। ये नई चीज आ गई पोस्ट। पहले बताइए टैक्स रेट तक समझ आ गई आपको? ठीक है, अब इसके बाद उसने कहा टैक्स के बाद की जो कॉस्ट ऑफ डेट है 8%। तो कॉस्ट ऑफ डेट तो हम कैलकुलेट करते थे, ये तो उसने खुद से दे दी। तो अब क्या करना? अब इसका मतलब हमने कुछ भी नहीं करना, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना। इसका मतलब है जब हमसे कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करवाएगा तो मार्केट वैल्यू दी होगी, और जब मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करवाएगा कॉस्ट ऑफ डेट दिया होगा। भाई क्लियर हुई है बात? अच्छा बताइए मार्केट वैल्यू किसके इक्वल है? बताया था ना, किसी भी चीज की मुर्गी खरीदने जाए हम तो उसकी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट करनी है, मार्केट वैल्यू किसके इक्वल होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एग्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वो मीट जो उसका गोश्त होगा। बताया था ना, किसी भी एसेट की जो मार्केट वैल्यू है आज वो किसके इक्वल होनी चाहिए? इसके प्रेजेंट वैल्यू के, प्रेजेंट कि वो एसेट हमें कितना बेनिफिट देगा। प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? सारे कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने से। इसमें जो हर साल हमें बेनिफिट मिलता है वो भी शामिल होगा और फाइनल में छोड़। यानी अगर मैं आपसे ये फार्मूला जो है ना, ये फार्मूला इसके साथ तो आप फेमिलियर होंगे ना। अगर मैं आपसे कहूं इसको निकाल दें, बाकी क्या बचा? प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यही यूज करना है, बस मार्केट वैल्यू को ले, क्योंकि हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे। भाई कुछ समझ आई बात के? चलिए अभी इसको सॉल्व करें फिर। चलो, कंपनी हैज इशूड 12% बॉन्ड, फेस वैल्यू 100 है, एनुअलिटी। अब देखें, अब मैं ना बाजुकात कैलकुलेशन करते हुए गलती करूंगा, बाजुकात शायद अनजाने में हो जाए, बाजुकात जानबूझ के भी करूंगा, आपने मुझे फौरन रोक लेना, ठीक है। कंपनी हैज इशूड 12% बॉन्ड्स, फेस वैल्यू 100। इसका मतलब है एनुअलिटी क्या हुई? एनुअलिटी हुई 12, शाबाश। 100 का 12 गलत है। क्यों? इस पे टैक्स का बेनिफिट मिलेगा ना। एक तरफ हम 12 पे कर रहे होंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, दूसरी तरफ टैक्स वालों से 20% टैक्स के बेनिफिट ले रहे होंगे, सेविंग ले रहे होंगे, क्योंकि हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो रहा होगा। तो बताइए इंटरेस्ट पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा कि नहीं? इंटरेस्ट पे टैक्स एडजस्टमेंट होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये 12 नहीं होगा, बल्कि 12 इंटू 1 माइनस 0.2 होगा, जो 9.6 आएगा। पहले बताइए ये एन्युटी की वैल्यू पे सारे एग्री करते हैं, सॉरी ये एन्युटी की अमाउंट 9.6। फिर इसके बाद आपको पता है रेट कौन सा है? 8%। अब बाकी आपको कैलकुलेशन पता है, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 ओवर 1.08 पावर 4 डिवाइडेड बाय 0.08 प्लस मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है? मैच्योरिटी रिडीम्ड एट प्रीमियम। ये प्रीमियम वाला क्वेश्चन किसने पूछा था? रिडीम एट प्रीमियम। हाँ जी, अब बताइए अब ये मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी?
105 कैसे भाई, ये इंस्ट्रूमेंट तो ये बॉन्ड तो 100 फेस वैल्यू का है, प्रीमियम पे रिडीम होगा ना, तो मेच्योरिटी वैल्यू इसकी 100 प्लस 5% प्रीमियम 105 होगी। 105 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई 1.08 पावर 4, और आगे मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। मार्केट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल करें कैलकुलेशन, शाबाश बताएं कितना आता है। ये नहीं, पहले इसका मुझे आंसर बताएं, इस सारे का 30.90 31.80 प्लस 77.18 इज इक्वल टू 108.98। ये है इसकी प्रेजेंट वैल्यू, और यही होनी चाहिए इसकी मार्केट वैल्यू, यही होनी चाहिए इसकी मार्केट वैल्यू। भाई आंसर मैच करता है। अच्छा अब आपको एक प्रैक्टिकल टिप बता दो, कभी जिंदगी में काम आएगी आपके। यहाँ पे तो है छोटा सा ये कैलकुलेशन होती है, आईआरआर की कैलकुलेशन है, निमट जाती है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे भी करते हैं, कैपिटल बजटिंग, वो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, वो भी आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, थोड़ा बेस मैंने बिल्ड कर दी, कैलकुलेशन उधर भी इस्तेमाल करेंगे। अगर आप फ्यूचर में स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी कंपनी का शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि ये इसमें इन्वेस्टमेंट अच्छी रहेगी कि नहीं, तो पता है इन्वेस्टर्स जब एनालिसिस कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसकी कि ये शेयर खरीदेंगे हर साल, जैसे आपने फैसला किया मैं 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं नेस्ले के शेयर में, आपने अपनी रिसर्च की, पिछले पास्ट एंड से देखा हर साल कितना डिविडेंड देते हैं एवरेज, हर साल डिविडेंड कितना आएगा, 10 साल तक आप उसको डिस्काउंट करेंगे, फिर 10 साल के एंड पे जो जितने का शेयर होगा, जो भी आपकी एस्टिमेट, ये ट्रेंड देख के अंदाजा लगा लिया जाता है, उसको डिस्काउंट करेंगे, आज जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी ना उतने में आप शेयर खरीद लें, उतने का ये शेयर होना चाहिए। एग्री करते हैं? लेकिन समटाइम्स स्टॉक एक्सचेंज में ना आरजी फ्लक्चुएशंस होती हैं, जैसे आजकल पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है तो स्टॉक एक्सचेंज डाउन जाएगी, तो ये शेयर प्राइस आपने प्रेजेंट वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे वो ज्यादा होगी और शेयर प्राइस कम होगी। ऐसे शेयर्स को कहते हैं अंडर प्राइस्ड शेयर। हर अंडर प्राइस शेयर जो है ना उसको बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको उससे ज्यादा बेनिफिट देने जा रहा है। तो बाज़ का असूली तौर पे याद, असूली तौर पे मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मार्केट वैल्यू में अप्स डाउन आते रहते हैं कुछ कंडीशंस की वजह से। तो अगर मार्केट वैल्यू कभी प्रैक्टिकली आप देखें कि प्रेजेंट वैल्यू से कम है, समझ लें ये अंडर प्राइस्ड एसेट है, इसको बाय करना होता है। और अगर आपको लगे कि मार्केट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा है, इसको कहते हैं ओवर प्राइस्ड, महंगा शेयर, इसको आपने बाय नहीं करना होता। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, यही बताना ये चाह रहा था, एग्जैक्टली यही अप्रोच हम प्रैक्टिकली इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी यूज करते हैं शेयर्स में, स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, वो हलाल हराम उसको हम फिर कभी देखेंगे, बल्कि उसको मैं देखूंगा, वो मैं तो फाइनेंस पढ़ा रहा हूँ, मैं मुफ्ती साहब से पूछना पड़ेगा, मेरा ख्याल है नहीं हलाल नहीं है जी। नहीं, ये जो रेट होगा ये इसी तरह होगा, आफ्टर टैक्स ही होगा। आगे चलते हैं इसके बाद। अच्छा ये प्रेजेंट वैल्यू क्लियर। अच्छा इस पे दूसरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल, क्योंकि आईआरआर कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना आसान है आईआरआर की निस्बत। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी इज 7% लोन स्टॉक। लोन स्टॉक का मतलब डिवेंचर, इसका मतलब है इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट आएगी। फेस वैल्यू ₹100 इज 96.25। अब की मार्केट वैल्यू क्या है? एनुअल इंटरेस्ट हैज जस्ट बीन पेड, द बॉन्ड्स विल, यानी अभी पे कर दिया हुआ, अब अगला इंटरेस्ट साल बाद पे करना।
The bonds will be redeemed at par after 4 years. The rate of taxation on company profit is 30%. Calculate the after tax cost of the bonds for the company. अब यहाँ पे एक एडिशन, ये सारा क्वेश्चन वैसा ही है जैसा पहले किया, देख ले वैसा ही है ना, एक फर्क है सिर्फ क्या, नहीं टैक्स तो पहले भी उसने बताया हुआ था, वो तो टैक्स तो बताएगा ही, जब बॉन्ड है तो टैक्स तो बताएगा ही। इसमें उसने हमें डिस्काउंट परसेंटेजेस जो अप्लाई करनी है वो खुद IRR कैलकुलेट करने के लिए जो बता दिया 5% एंड 6%। बताइए इसको कैलकुलेट करो, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि ये क्वेश्चन कंप्लीट कैलकुलेट करना चाहिए हमें से? नहीं करना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए इसमें फिर एक मुझे फिगर्स पुट करवा दीजिए, जब हम IRR कैलकुलेट कर रहे होंगे इसमें फॉर एग्जांपल 6% पे, तो करंट मार्केट वैल्यू 96.25 ये कहां पे आएगी? करंट मार्केट वैल्यू कहां पे आएगी? ये इनिशियल मार्केट वैल्यू 96.25। अच्छा और R किसके इक्वल होगा? 7% पे है तो 100 का 7% तो 7 रुपए होता है ना, यहाँ पे तो 7 आना चाहिए 7। हाँ ये टैक्स की एडजस्टमेंट आएगी 7 इंटू 1 माइनस 0.3 ये आएगा 4.9, तो एन्युटी की अमाउंट आएगी 4.9, फिर 1 माइनस 1 ओवर 1.0 ये 6% पे कर रहे हैं 1.06 पावर 4 डिवाइडेड बाय 0.06 प्लस मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है? किधर लिखा है रिडीम्ड एट पार? विल बी रिडीम्ड एट पार, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाय 1.06 पावर 4 और माइनस 96.24 सॉल्व कर लेंगे इसको। 6% फिर 5% फिर फार्मूला लगा ले, कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे जो एक अभी अभी पे हो गया है ना उसको कंसीडर नहीं करना होता हमने, वो मार्केट वैल्यू में एडजस्ट हो चुका होता है, वो मार्केट वैल्यू में एडजस्ट हो चुका होता है, उसको कंसीडर नहीं करना होता, क्योंकि वो हमें नहीं ना। अगर आप ये शेयर खरीदते हैं, ये 96 रुपीज 0.25 का शेयर खरीदते हैं, तो आपको वो वाला इंटरेस्ट मिलेगा क्या जो जस्ट पेड हुआ है? नहीं मिलेगा ना, वो तो जिस वक्त जिसके पास है तो उसी को मिला, तो आप अपने एनालिसिस में इसको यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ये कन्वर्जन वाला है। ओहो लास्ट है, हाँ ठीक है। चले इस पे थोड़ा सा टाइम भी लग जाए तो कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। चले इसको कंप्लीट करेंगे हम। अटेंटिव हो जाइए। कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। और हमारी जिंदगी उसने आसान कर दी, रेट भी खुद बता दी 9% 10%। The current market value of company is 7% convertible debentures। convertible debenture, convertible debentures क्या होते हैं? जो शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी होगी। अगर तो आपको लगेगा कि कन्वर्ट करने में ज्यादा फायदा है तो डिबेंचर होल्डर कन्वर्ट करवा लेगा। अगर उसे लगेगा नहीं कन्वर्ट मार्केट प्राइस कम है शेयर की, कन्वर्ट नहीं करवाना चाहिए, कैश ही लेना है, तो कैश ले लेगा। इसका मतलब है कस्टमर या डिबेंचर होल्डर चूज करेगा जो उसकी बेस्ट ऑप्शन होगी, और वो हमारी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्स्ट ऑप्शन होगी, क्योंकि जिसमें उसको फायदा ज्यादा हो रहा है डिबेंचर, उसमें कंपनी को कॉस्ट बढ़ रही होगी। तो इसीलिए हम दोनों में से, दोनों ऑप्शन में से जो हायर रेट होता है ना उसको लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो 7% कन्वर्टेबल डिबेंचर
है फेस वैल्यू 100 रुपीज, 108.7 है मार्केट। ये 108.7 आएगा कहाँ पे? पक्की बात है, ये यहाँ पे आ गया माइनस 108.75। कोई प्रॉब्लम? 70, कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई नहीं, आगे चलते हैं। अच्छा 700 है फेस वैल्यू, तो हम इसमें एनविटी की अमाउंट भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। 7 है, हाँ, टैक्स की एडजस्टमेंट, टैक्स रेट कितना है? 30%। तो इसका मतलब है जो अमाउंट आएगी, भाई मुझे बताएं, जो अमाउंट आएगी एनविटी की वो क्या होगी? और कोई नहीं बोलेगा, क्या वो 7 होगी? 7 नहीं होगी, तो क्या होगी एनविटी की? भाई हर साल कंपनी 7 रुपए इंटरेस्ट पे कर रही है, तो एनविटी की जो अमाउंट होगी वो 7 रुपए नहीं होगी, कितनी होगी? एक मिनट, अल्लाह जाने कितनी होगी, ऐसे ना करें आप। टैक्स 30% टैक्स रेट है, इंटरेस्ट पे टैक्स अलाउ होता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है, एडजस्टमेंट लगेगी, तो ये 7 इंटू 1 माइनस 0.3, ये 4.9 आ जाएगा। कैलकुलेटर नहीं है ना भाई के पास, है ना? कैलकुलेशन करें। तो हमारी एनविटी की अमाउंट क्या आई? 4.9। फिर कह रहा है डिबेंचर विल बी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर इन 3 इयर्स टाइम, 3 साल के बाद। इसका मतलब है ना, इसका मतलब है एन हमारे पास आ गया 3 इयर्स, 3 ईयर एट ए रेट ऑफ 40 शेयर पर डिबेंचर। एक डिबेंचर है तो आपको 40 शेयर्स मिलेंगे। द करंट ऑर्डिनरी शेयर प्राइस इज 3.2 एंड द रेट ऑफ टैक्सेशन इज 30%। ठीक है, तो अब हम एनविटी कैलकुलेट करते हैं। अब एक दफा इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है विद कन्वर्जन, एक दफा विदाउट कन्वर्जन। पहले हम करेंगे विद कन्वर्जन, और विद कन्वर्जन ही असल काम है। आर 4.9 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1.09 के साथ कर लें, 9% के साथ कर लें, 9% के साथ कर लेते हैं। 1.09 पावर 3 साल है, 4 नहीं। अब यहां तक क्लियर? ये भी क्लियर। अब प्लस करना है मैच्योरिटी वैल्यू डिवाइडेड बाय 0.09। अब करना है मैच्योरिटी वैल्यू की एडजस्टमेंट। ठीक है, अब मैच्योरिटी वैल्यू पे तो टैक्स एडजस्टमेंट नहीं ना होती, वो तो लायबिलिटी की रीपेमेंट सेटलमेंट है। रिडीमेबल उसने क्या बताया? एट पार होंगे, एट प्रीमियम होंगे, अच्छा कन्वर्टेबल होंगे 40 शेयर्स के साथ। यानी जिसके पास एक डिबेंचर है 100 रुपए वाला, उसको 40 शेयर्स मिलेंगे। कितने वाले? इसका मतलब है इस डिबेंचर की मैच्योरिटी वैल्यू 100 रुपीज नहीं है, क्या है? 40 इंटू 3.2। भाई ये कैसे कैलकुलेट हुई? इसलिए कि जब एक डिबेंचर के बदले में आपको 40 शेयर्स मिल रहे हैं और एक शेयर 3.2 का है, इसका मतलब है एक डिबेंचर के बदले आपको 40 इंटू 3.2 की वैल्यू मिल रही है। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो गई? 128। ये 128 कैलकुलेट हुई है। ये भाईजान आपने कैलकुलेट किया कैसे है? 128 एक डिबेंचर था इंटू 40 शेयर मिले, एक शेयर था 3.2 का, मल्टीप्लाइड बाय 3.2, तो आंसर क्या है? 128। ये 128 यहां पे आएगा डिवाइडेड बाय, बस यही कन्वर्जन का रेट, कन्वर्जन का मसला। कन्वर्टेबल डिबेंचर की कॉस्ट में सिर्फ एक ही इशू है, मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और मैच्योरिटी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है? कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट करके। ठीक है, एक दफा कन्वर्ट करके कैलकुलेट करेंगे 128। एक दफा विदाउट कन्वर्जन होगा तो उसका मतलब है 100 रुपए ही आएगा, यहाँ पे 100 रुपए ही आएगा वो। और मैं कसम खा के कहने को तैयार हूं
कि विद कन्वर्जन का कॉस्ट ज्यादा होगी, विदाउट कन्वर्जन की कॉस्ट कम होगी कंपनी के लिए। क्यों भला? मेरा ख्याल, मैं कसम खा नहीं रहा वैसे, लेकिन तकरीबन उतना यकीन है मुझे कि ज्यादा। क्यों भला? क्योंकि विद कन्वर्जन कंपनी को 128 का पड़ रहा है और विदाउट कन्वर्जन 100 का पड़ रहा है, तो विद कन्वर्जन ही कॉस्ट ज्यादा होगी। तो आप विदाउट कन्वर्जन कैलकुलेट किए बगैर कह सकते हैं वो इससे कम होगी, तो दोनों में जो हायर है वो यही है, यही। लेकिन करेंगे जरूर, आप करें, कैलकुलेशन जरूर करेंगे आप, लेकिन फर्क ध्यान में रखिएगा, जब कन्वर्टिबल डिबेंचर होगा उसकी कैलकुलेशन में फर्क सिर्फ एक चीज का पड़ेगा कि जब एंड पे उसने कन्वर्ट होना है तो वो कितने का पड़ेगा कंपनी को कन्वर्ट कर, और यहां पे उसने बताया कन्वर्ट करेंगे तो कितने का पड़ेगा, कितने का पड़ेगा, एक इज इक्वल टू एक डिबेंचर 100 रुपए वाला, यानी 100 इज इक्वल टू 40 इंटू 3.2 128। ये 128 कैसे आया ये समझ है, जिसको ये 128 समझ आ गया सारा क्वेश्चन समझ आ गया, बाकी वही रूटीन की कैलकुलेशन है। जी मेरे जी हाँ, क्या प्राइस कम करके कन्वर्ट भी हो सकते हैं? यस। अगर वो यहां पे ये कहता कि कन्वर्टेबल होगा इनटू 40 शेयर्स ऑफ ₹1 ईच या 1.2 ईच, तो फिर उस सूरत में मेजॉरिटी वैल्यू 40 इंटू 40 हो जाती या 48 हो जाती, तो ये कम भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। उस सूरत में भी हम कैलकुलेशन उसे करके दिखाते हैं, फिर उस सूरत में हम उसे 100 वाली कैलकुलेशन भी करके दिखाते हैं, विदाउट कन्वर्जन वाली भी। एनुअल इंटरेस्ट है जस्ट बीन पेड, ये भी इसके बताया, ये इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हमने अपने एनालिसिस में जो कैश फ्लोज हमारे लिए रेलिवेंट होते हैं ना उनको कंसीडर करना होता है। ये हो चुका है, ये सिर्फ इग्नोर करना होता है। देखेंगे आप, उसने तकरीबन हर क्वेश्चन में ये लाइन लिखी हुई है और हर क्वेश्चन में इसको इग्नोर ही किया हमने भैया। लेकिन अगर ये किसी क्वेश्चन में आ जाए ना, टू बी पेड इमीडिएटली, टू बी पेड इन कमिंग 1 to 3 days, फिर ये रेलिवेंट है, फिर रेलिवेंट है। छोटी सी एग्जांपल, मुर्गी खरीदने के लिए गए, असल में आपको लग रहा है एग्जांपल मजाक, लेकिन एग्जांपल सोच समझ के बनाई गई है। उसने कहा सर ये एक मुर्गी है, इसने अभी अभी अंडा दिया, इस इंफॉर्मेशन से आपकी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और अगर कहे सर ये अभी 1-2 घंटे में अंडा देने वाली है, हाँ इसमें मुर्गी की वैल्यू प्लस एक अंडे की वैल्यू भी ऐड कर दो, एक घंटे की, तो वो रेलिवेंट होगा। जो प्रीवियसली हो गया वो इरेलीवेंट। 128 आ गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, वो कितना है 1.09 पावर 3। भाई कुछ समझ आई कैलकुलेशन की? 4.9 कैसे आया, समझ आया भाई? ये 0.09 कहां से आया था? गिवन। 4.9 कहां से आया? 7 जो इंटरेस्ट है उसका टैक्स एडजस्टमेंट। ये 128 कहां से आया? डिवेंचर। ठीक है, कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने की कन्वर्जन ऑप्शन। अब कैलकुलेशन करके बताया एनपीवी कितनी है, प्लस 2.54। अब आ जाए हाई रेट। हाई रेट कौन सा है? 10%। एनुअलिटी 4, सारा कुछ वही सिवाय 1.1 इंटरेस्ट रेट के, पावर 3 डिवाइडेड बाय 0.10 प्लस मैच्योरिटी वैल्यू वही 128 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 3 माइनस 108.70। देखिए सारी चीजें वही ऊपर वाली, फर्क सिर्फ किस पे पड़ा है? टैक्स रेट पे जो हमने चेंज किया। कितना? एक स्टूडेंट बताए बस, और कोई नहीं बताएगा जी। माइनस 0.38। देखिए यही आता है क्या? मैच होता है आपका? 343। एक मिनट आ रही है,
कितने स्टूडेंट का -0.34 है? कितनों का -0.35 है? 346 है, इसको 35 कर लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ गई मुझे प्रॉब्लम। 0. यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। आप इंटरपोलेट करना है दोनों के रिजल्ट्स को। लोअर रेट कितना है? 9% प्लस एनपीवी एट लोअर रेट, नहीं सॉरी, डिफरेंस इन रेट कितना है? 1%। 2 प्लस 2.54 डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट कितना है? प्लस 2.54 प्लस 0.3। भाई ये प्लस क्यों कराइए? तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया। अब करें कैलकुलेशन। 9.9 तकरीबन यही आती है, तकरीबन ये 9.9%। 9.9%। देखिए क्लियर है? चलिए, ये थी हमारी इसके कन्वर्जन के केस में कैलकुलेशन जी। 9.9% कॉस्ट ज्यादा नहीं आ गई? हाँ, अब आप गेस कीजिए किस वजह से आई होगी। हालांकि 7% है और फिर 7% पे टैक्स का बेनिफिट भी मिल रहा है, तो इससे तो बहुत कम होनी चाहिए थी। कन्वर्जन में कंपनी को पेमेंट करनी पड़ रही है, सारी कॉस्ट कन्वर्जन की वजह से कंपनी की बढ़ी है। कंपनी को कन्वर्जन की ऑप्शन नहीं, इस कंपनी को कन्वर्जन की ऑप्शन नहीं देनी चाहिए थी। नहीं, शाबाश, ये आपने कंसेप्ट अप्लाई की, नंबर से आप कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे, शाबाश भाई। ये क्लियर हो गया? अभी जितने क्वेश्चंस हमने किए वो क्लियर। अच्छा, कल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट कंपोनेंट, और वो कौन सा था? ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है, और कल ही हम इंशाल्लाह कंसर्ट भी सीखेंगे, और मेरी कोशिश होगी कल ही इसका कम से कम एक क्वेश्चन क्लास में ही प्रैक्टिस कर लें। ठीक है जी? किसकी IRR नहीं? अच्छा हाँ जी, वो उन्होंने कहा सर आप क्वेश्चन आधा करके भाग रहे हैं, आपने तो क्वेश्चन पूरा किया ही नहीं। पिछला क्वेश्चन क्या नहीं, विदाउट कन्वर्जन तो आपने कैलकुलेट किया ही नहीं। कैसे पता चला? आपने तो ऊपर ऊपर से अंदाजा लगा लिया ना कि विदाउट कन्वर्जन कंपनी को सस्ता पड़ेगा, कॉस्ट उसकी कम ही होगी, लेकिन वो भी तो करनी हमें सिखाए ना। अच्छा, करनी आई कैप ने जो अपने क्वेश्चन में नहीं की हुई, उसने सिर्फ कंसेप्ट बता दिया कि वो कम ही होगी इसलिए करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कम से कम सीखने के लिए आप करें। एग्जाम में आ जाए तो आपको भी करने की जरूरत नहीं, लेकिन सीखने के लिए आप करें। और आपकी आज की होम असाइनमेंट जो कल मैंने खास तौर पे हाइब्रिड वाले स्टूडेंट से चेक करने, ये हाइब्रिड की क्लास में कल मैं खुद जाके एक एक स्टूडेंट से क्वेश्चन चेक करूं, हाइब्रिड वाले नहीं असाइनमेंट कर रहे, ये मुझे शिकायत मिली है। तो आपका जो ये लास्ट क्वेश्चन है ना हमने किया है, ये लास्ट क्वेश्चन, हाँ, इसमें हमने कन्वर्जन के साथ मैंने आपको करवा दिया ना पूरा। अब आपने विदाउट कन्वर्जन करना है, कॉस्ट कैलकुलेट, IRR कैलकुलेट करना है विदाउट कन्वर्जन। और इतना मुझे कंफर्म है वो जो हमने कैलकुलेट किया उससे कम ही होगा, बल्कि मेरा ख्याल है 7% से भी कम ही होगा। लेकिन अब आपने कैलकुलेट करना है, ये आपकी आज की होम असाइनमेंट है। ठीक है, और कल मैं चेक खास तौर पे हाइब्रिड वालों से लाजमी चेक करूंगा। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।